हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि वर्ष 2025 के लिए बनाया गया है और ये पहला मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर का एक भाग हमने सॉल्व किया है, जिसमें हमने सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 3 तक के जो सभी खंड हैं यहाँ तक हमने पहले भाग में इसके सॉल्व किया है। और ये वीडियो जो है ये इस मॉडल पेपर के लिए दूसरा भाग है, जहाँ पे हम सवाल नंबर 4 से लेकर के सवाल नंबर 5 तक के सभी खंडों को लगाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो में बने रहें, जिससे आपको इस वीडियो में बताई गई सारी बात समझ में आ सके। तो पहला सवाल है, चौथे का पहला खंड है ये। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत की एक प्लेट रखी है जिसका परावैद्युतांक k है। यदि संधारित्र की एक प्लेट पर +q आवेश और दूसरी पर -q आवेश है, तो परावैद्युत के प्लेटों के पृष्ठों पर कितना प्रेरित आवेश उत्पन्न होगा, ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को लगाते हैं। ये है इस वीडियो का दूसरा भाग जो है उसका पहला सवाल है, सवाल नंबर 4 का पहला पार्ट। और इसमें समांतर प्लेट संधारित्र के परावैद्युत पदार्थ पर हमें प्रेरित आवेश निकालना है। तो यहाँ पे हम फिगर में एक बना लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके एक प्लेट पर +q आवेश पूर्ण रूप से और एक प्लेट पर -q आवेश, इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा। अब वो चाहे आंशिक रूप से हो या फिर पूर्ण रूप से, दोनों बार इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू एक जैसी ही आएगी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक भर के रखा है और जिसका परावैद्युतांक है k। तो इस +q आवेश के कारण से यहाँ पे इसके निकट वाले भाग में, चूंकि डाई इलेक्ट्रिक जो है पूर्ण रूप से न्यूट्रल होता है, तो इस +q आवेश के कारण से इसके जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस तरफ आएंगे और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके पॉजिटिव पार्ट इधर जाने लगेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसके अंदर जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ उसको हम q डैश कह देते हैं या फिर qi कह देते हैं, इंटरनल चार्ज है। और इस तरफ जो चार्ज जाएंगे ये होंगे प्लस में q। ये पूर्ण रूप से आवेशित कभी भी नहीं होगा, जितना इसका चार्ज है उतना इसका चार्ज होगा नहीं। इसमें हम ये मान लेते हैं कि इसमें इंटरनल जो चार्ज हुआ या इंड्यूस्ड जो चार्ज हुआ इस डाई इलेक्ट्रिक का, उसकी वैल्यू -q है +q के समीप वाले पर, और -q के समीप वाले पर +qi इंड्यूस्ड चार्ज हुआ। और प्लेटों के बीच की दूरी जिसमें दिया है d, ये चीज दिया हुआ है, और साथ में प्लेटों का क्षेत्रफल a दिया है। ये सारी चीज इन्होंने दे रखी है। तो सबसे पहले लैंग्वेज में हम लिख लेते हैं। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों पर आवेश +q, -q है। प्लेटों का क्षेत्रफल a तथा प्लेटों के बीच की दूरी
बीच की दूरी d है, इतना हमने मान लिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक k है। ये हमने मान लिया कि इसका परावैद्युतांक k है। परावैद्युत प्लेट पर प्रेरित आवेश -qi, +qi है और इनका भी क्षेत्रफल वही रहेगा जो कि प्लेटों का है। ये सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कैसे निकलेगी? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे आप देखो, पहले जब ये नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी +q से -q की तरफ, और यहाँ पे इसका डायरेक्शन है इस तरफ। ये जो डायरेक्शन है इसको हम EI कह देते हैं और इसकी दिशा इधर है, और यहाँ से इस तरफ जो डायरेक्शन है इसको हम कह देते हैं E0। वायु संधारित्र के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये अंदर जो इसका है ये परावैद्युत पदार्थ का। तो जो परिणामी होगा वो इसमें से इसको घटा के आएगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें से इसको घटाने पर आएगा। तो हम मान लेते हैं कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको हम E से लिख देते हैं, और ये वैल्यू होगी E0 EI, जहाँ E0 वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और EI ये परावैद्युत पदार्थ के प्लेटों के बीच या सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और E है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो E0 है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और EI जो होगा ये तीव्रता होगी वायु संधारित्र की तीव्रता के बीच, यहाँ पे K से डिवाइड करके आएगा, क्योंकि जो डाई इलेक्ट्रिक होता है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटा देता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी E की। E का सूत्र जो होगा वो होगा σ/ε0, और E0 जो ये वैल्यू है ये है σ/ε0, ये है σ/ε0 इंटू यहाँ पे हो जाएगा K। तो यहाँ पे ये जो सिग्मा है ये सिग्मा तो वायु संधारित्र के प्लेटों के लिए आवेश घनत्व है, और ये वाली सिग्मा ये सभी वही है, लेकिन ये जो है ये इसकी वजह से आया है, तो हम यहाँ पे इसको I लिख देते हैं, सिग्मा I की वैल्यू। तो अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो देखोगे E0 वाली वैल्यू खत्म होती चली जाएगी, तो ये होगा सिग्मा माइनस σ/K। अब सारी वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा का मतलब होता है चार्ज बटे एरिया, तो ये हो जाएगा QI/A बराबर Q/A, यहाँ भी रहेगा Q/A इंटू K। A से A काटते हुए चले जाएंगे, तो QI की वैल्यू होगी Q माइनस Q/K। इसमें से Q कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 माइनस 1/K, यानी इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू होगी Q कोष्ठक में 1 माइनस 1/K। ये प्रेरित आवेश की वैल्यू होगी।
अगर संधारित्र के प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे परावैद्युतांक K है, तो परावैद्युत पदार्थ पे जो प्रेरित आवेश आएगा उसकी वैल्यू होगी Q कोष्ठक में 1 - 1/K। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा परावैद्युत पदार्थ के प्लेटों पर या उसके किनारे पर प्रेरित आवेश की मात्रा I बराबर Q कोष्ठक में 1 - 1/K। कभी कभी इसी से संबंधित एक विकल्प पूछा जाता है कि अगर किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई चालक पदार्थ भर दिया जाए तो उस समय क्या होगा। तो जो चालक पदार्थ होते हैं उनके लिए K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो जिसके लिए Q इंड्यूस्ड की वैल्यू Q के बराबर हो जाएगी। यानी पूर्ण रूप से अगर आवेशित है तो पूर्ण रूप से प्लेटों का आवेश ही उन धातुओं के ऊपर जो होता है वो स्थानांतरित हो जाता है। ऐसे सवाल भी आते हैं, या कभी कभी ऐसे आता है कि सोने या चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है, तो उनका परावैद्युतांक अनंत होता है। तो ये है सवाल नंबर 4 का पहला पार्ट। आप यहाँ से इसको लगा सकते हैं, ये पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड। बहुत दूर स्थित तारे आंख से दिखाई नहीं देते, वे दूरदर्शी में दिखाई देने लगते हैं, इसके पीछे का कारण बताओ। तो इसका जवाब यह है कि बहुत दूर स्थित जो तारे होते हैं वो आँखों पर बहुत छोटा कोण बनाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो स्पष्ट नज़र नहीं आते, या फिर कह सकते हैं कि आँखों की विभेदन सीमा काफ़ी कम होती है, इसलिए दूर स्थित तारे हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देते। लेकिन दूरदर्शी उनका एक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, जिसकी वजह से उस आवर्धित प्रतिबिंब का नेत्र पर बनने वाला कोण बड़ा हो जाता है, यानी विभेदन सीमा अब बढ़ जाती है और उस वजह से वो हमें दिखाई देने लगते हैं। तो ये इसका जवाब होगा। तीसरा खंड है प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टता साधारण डीसी मीटरों से नहीं नापी जा सकती, इसका कारण बताओ। तो प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टता का जो औसत मान होता है, एवरेज वैल्यू, वो 0 होती है, इसीलिए डीसी मीटर उन्हें नहीं नाप सकता। ये इसका जवाब है। प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टता का एक पूर्ण चक्कर के लिए औसत मान 0 होता है, औसत मान, इसलिए साधारण डीसी मीटर से हम प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को नहीं नाप सकते। ये इसका जवाब है। चौथा खंड है इसका ट्रांसफार्मर की दक्षता से क्या तात्पर्य है। तो इसका जवाब यह है कि ट्रांसफार्मर के द्वारा निर्गत शक्ति और ट्रांसफार्मर को दी गई निवेशी शक्ति, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे हम ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। ट्रांसफार्मर से निर्गत शक्ति और ट्रांसफार्मर को दी गई निवेशी शक्ति दोनों के अनुपात को हम उसकी दक्षता कहते हैं। इसको हम वोल्टेज के पदों में भी लिख सकते हैं। पांचवा खंड है सामान्य विवर्तन ध्वनि तरंगों में प्रकाश तरंगों की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, इसका कारण क्या है। तो ध्वनि तरंगों के लिए जो अवरोध का आकार होता है वो बड़ा होता है, जबकि प्रकाश तरंगों के लिए अवरोध का आकार काफी छोटा होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको। सवाल नंबर 4 का ये पांचवा खंड, उसका हम जवाब दे रहे हैं। विवर्तन कब होता है, जब कभी भी तरंग जो होती है किसी अवरोध से या तीक्ष्ण किनारों से टकराती है। जो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो साइज होती है वो होती 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। यहाँ से हम इसकी लैम्डा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमें इसकी लैम्डा निकालनी है तो लैम्डा का सूत्र होगा C/न्यू या C/F। तो C तो फिक्स है, 3 × 10⁸ होता है, और न्यू की वैल्यू है यहाँ पे 20। तो डिवाइड कर देंगे यहाँ पे तो आएगा 1.5 × 10⁷ ये होगा। और 20,000 हर्ट्ज भी है तो ये होगा 3 × 10⁸ बटे 2000। तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁵
ये इतना मीटर का इसका तरंग दैर्ध्य हुआ। ये ध्वनि तरंग के लिए है। लेकिन प्रकाश तरंग के लिए जो लैम्डा होता है वो होता है 4000 से 8000 के बीच में, 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी 4 × 10⁻7 मीटर, यानी काफी छोटी वैल्यू। और 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसको 8 × 10⁻7 मीटर कह सकते हैं। तो ये वाली लैम्डा काफी छोटी है और ये वाली लैम्डा काफी बड़ी है। तो विवर्तन के लिए हमें एक छोटे किनारों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये जो किनारे बड़े हैं, इसलिए आसानी से ध्वनि तरंगों का विवर्तन हो जाता है, जबकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन आसानी से नहीं होता। तो इसका सटीक जवाब लिखेंगे कि ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो काफी बड़ी होती है, जबकि प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य काफी छोटी होती है। इसीलिए ध्वनि तरंगों का विवर्तन प्रकाश तरंगों की अपेक्षा आसानी से हो जाता है। उसके बाद अगला जो सवाल है उसका जवाब देखिए। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 विभिन्न संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी 3 कैपेसिटर हैं और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये 5वें का पहला खंड हुआ। 3 कैपेसिटर और तीनों को सीरीज कनेक्शन किया गया कुछ इस तरीके से। एक की धारिता C1 है, एक की C2 है और एक की C3 है। तो ये आप ध्यान रखें, जब सीरीज कनेक्शन होता है तो सभी पे चार्ज एक जैसे होते हैं। तो इस पे +Q होगा, -Q, +Q, -Q, +Q और -Q। मान लेते हैं कि इसको दिया गया वोल्टेज है V और यहाँ से टोटल जो चार्ज निकला वही चार्ज सब में बढ़ गया है। तो तीनों का जो वोल्टेज होगा, एक के वोल्टेज को V1, एक के सिरों पर V2 और एक के सिरों पर V3। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना 3 संधारित्र C1, C2, C3 हैं, जिनके प्लेटों पर आवेश +Q, -Q और इनके सिरों के बीच V1, V2, V3 का विभवांतर है। और इन सभी को एक दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ा गया है जिसका विभवांतर V है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए V बराबर होगा V1, V2, V3। तीनों वोल्टेज जोड़ना पड़ेगा। V का मतलब होगा Q/C, V1 का मतलब होगा Q/C1 क्योंकि सभी में एक जैसा चार्ज है, Q/C2 और Q/C3। सारे Q को हटा देंगे तो 1/C की वैल्यू आएगी 1/C1, 1/C2, 1/C3, जहाँ C इसकी तुल्य धारिता है। तो यही इसका जवाब भी बन जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पे 5वें का दूसरा खंड। साबुन के घोल में रंगहीन साबुन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? यानी कोई ऐसा साबुन जो कलरलेस है लेकिन वो भी रंगीन क्यों दिखाई देता है? तो उसका जवाब यह है कि जो घोल होता है, उस घोल की जो परत होती है, उस परत पर जब श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, यहाँ हम लेयर को थोड़ा मोटा बना देते हैं, हालांकि ये काफ़ी पतला होता है, नैनोमीटर मिलीमीटर की कोटि का होता है ये परत। तो जब इस पे सूर्य के प्रकाश की किरण पड़ती है तो यहाँ से इसका होता है परावर्तन और कुछ भाग अंदर चला जाता है, यहाँ से इसका भी होता है परावर्तन। तो ये जो दोनों भागों के बीच की दूरी काफ़ी कम होती है, तो यहाँ से निकलने वाले प्रकाश किरणों का व्यतिकरण होने लगता है और व्यतिकरण होने पर कुछ बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण तो कुछ बिंदुओं पर संपोषी व्यतिकरण होने लगता है, जिसकी वजह से कहीं पे तीव्रता अधिकतम और कहीं पर न्यूनतम होती है और इसी कारण से ये वाला चीज़ रंगीन या चमकीला दिखाई देने लगता है। तो इसका सिंपल जवाब ये लिखेंगे कि साबुन के बुलबुले में 2 परत होती है, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। अगर इसके ऊपर कोई श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है तो दोनों सतहों से परावर्तन होता है और जिस बिंदु से परावर्तन होता है वो दोनों बिंदु कला संबद्ध होते हैं या कला संबद्ध स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। वहां से परावर्तित किरणें होती हैं जब व्यतिकरण करती हैं एक दूसरे से मिल करके, तो वहां पे विनाशी और संपोषी व्यतिकरण की घटना होती है, जिसकी वजह से तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम होते रहती है और जिस कारण से वहां पे एक चमकीली तरंग जैसी परिणाम उत्पन्न होती है या फिर
ये चमकीले नजर आने लगते हैं। ये इसका जवाब होगा। और उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पे 5वें का तीसरा खंड। 20 वाट के बल्ब से 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। बल्ब से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या ज्ञात करो। ये है 5वें का तीसरा खंड। तो यहाँ पे बल्ब की पावर दिया है इन्होंने 20 वाट और आवृत्ति दी है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो इस आवृत्ति के समतुल्य जो एनर्जी बनेगी वो hν होगी, यानी 6.63 या 62, हम 6 ही लिख लेते हैं, × 10⁻34 और × 5 × 10⁻14। 5 का गुणा 6 में 30 और 30 3 33 × 20 जूल। ये हो गया 1 सेकंड में उत्पन्न ऊर्जा। और ये P की वैल्यू 20 वाट, तो 1 सेकंड में यहाँ से उत्पन्न ऊर्जा कितनी हो जाएगी या ऊष्मा, उसको हम H से लिख देते हैं। चलो, H का सूत्र होता है PT, तो T बराबर 1 सेकंड पे अगर हम देखेंगे तो 20 × 1 यानी 20 जूल। 1 सेकंड में बल्ब से एनर्जी निकलेगी 20 जूल और उस समय फोटोनों की ऊर्जा है 33 × 10⁻20 जूल। तो फोटोनों की जो संख्या होगी वो हम H/E करके निकाल लेंगे, यानी 20/33 × 10⁻20 यानी 2/33 और 20 और 1 21, 10⁻21 फोटॉन। ये इसका जवाब हो जाएगा। चाहे तो आप 2 में 33 से डिवाइड कर दो या फिर 2/33 × 10⁻21 फोटॉन इसका जवाब लिख सकते हो। और उसके बाद जो सवाल है ये उसको देखते हैं। ये जो मॉडल पेपर का सवाल है, अगर आप इसे हल करते हैं तो ये समझ जाओ कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए जो 50% मेहनत है आप उसको कम कर रहे हो, क्योंकि इस पे जो सवाल दिए गए हैं ये सवाल काफ़ी अच्छे क्वालिटी के सवाल हैं इसके अंदर। तो ये इसका चौथा खंड दिया है इन्होंने। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, परंतु उसके उत्सर्जन वर्णक्रम में कई रेखाएं होती हैं, ऐसा कैसे संभव होता है, कारण सहित बताओ। तो इसका जवाब ये है कि उत्सर्जन वर्णक्रम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी भी ऊर्जा स्तर में जा सकता है जितनी उसको ऊर्जा मिल रही है। यानी उपयुक्त ऊर्जा अगर उसको मिल रही है तो दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी किसी भी कक्षा में वो जा सकता है। लेकिन वहां पर 10⁸ सेकंड तक ठहर करके वो अपनी मूल कक्षा में वापस आना चाहता है, और ऐसी दशा में वो डायरेक्ट आ सकता है या फिर एक एक कक्षा में क्रमांतर करके भी आ सकता है। जैसे कुछ इस तरह से, ये मान लो n बराबर 1 है और उसको एनर्जी मिल गई और वो n बराबर 4 में मान लो पहुंच गया। अब वो 4 से सीधे 1 में आ सकता है, या फिर वो 3 में पहले रुके, 3 से नीचे उतर सकता है, या फिर वहां से सीधे वो n बराबर 2 में आए, फिर वहां से वो नीचे आ सकता है। तो इसीलिए एक से अधिक वर्णक्रम रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं। या इसका एक जवाब आप ऐसे लिख सकते हो कि जब निचली ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को उपयुक्त ऊर्जा मिलती है बाहर से, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी अन्य अस्थायी कक्षा में चला जाता है और वहां पे 10⁸ सेकंड तक रहने के बाद वो वापस अपने निम्न ऊर्जा स्तर में आना चाहता है। तो इस दशा में वो या तो सीधे निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है या फिर अलग अलग ऊर्जा स्तरों से होते हुए आता है, जिसकी वजह से अनेकों वर्णक्रम रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिसे हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो ये इसका जवाब होगा सवाल नंबर 5 का चौथा खंड। अगला इसी में सवाल दिया है, समान तीव्रता ν1 ν2, जहाँ पे ν1 की वैल्यू है ν2 से बड़ी, के दो आपतित विकिरणों के लिए संग्राहक प्लेट विभव के साथ प्रकाश विद्युत धारा में परिवर्तन को दिखाने के लिए एक ग्राफ बनाइए। किस दशा में निरोधी विभव का मान अधिक होगा। ये इसी का अथवा वाला पार्ट है। तो इनका जो ग्राफ होता है निरोधी विभव, और ये तीव्रता के साथ इनका ग्राफ है।
इसमें का न्यू1 की वैल्यू बड़ी है तो उसको बड़ी बना देते हैं ऊपर से थोड़ा, और ये न्यू2 की वैल्यू इन्होंने छोटी कहा है, तो इसके लिए तो यहाँ पे ग्राफ बन गया। उसके बाद फिर इसमें कहा है कि किस दशा में निरोधी विभव का मान बड़ा होगा, तो लिखेंगे चूंकि न्यू1 ग्रेटर देन न्यू2, इसके लिए पहले वाली कंडीशन के लिए जो निरोधी विभव होगा वो बड़ा होगा दूसरे वाले कंडीशन के लिए, यानी उच्च आवृत्ति वाले फोटॉनों के लिए निरोधी विभव का मान बड़ा होगा, जबकि निम्न आवृत्ति वाले फोटॉनों के लिए भी निरोधी विभव का मान कम होगा। तो ये इसका जवाब है। या ऐसा भी लिख सकते हो कि जब फोटॉनों की आवृत्ति न्यू1 है तो उसके लिए निरोधी विभव जो यहाँ पे V01 है ये बड़ा होगा, और जिन फोटॉनों की आवृत्ति न्यू2 है या आपतित प्रकाश के लिए अगर आवृत्ति न्यू2 है तो उस समय उत्सर्जित फोटॉनों को रोकने के लिए जो निरोधी विभव V02 होगा ये वैल्यू कम होगी। तो ये इसका जवाब होगा। उसके बाद इसी में अगला सवाल दिया हुआ है, एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसे 1.3 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, जबकि लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। यह है सवाल नंबर 4 का 5वां खंड। ये 4 ने 5वें का है। सवाल में दिया है वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और इसका अपवर्तनांक इन्होंने दिया है 1.5। किसी द्रव में इसको डुबो दिए हैं, हम इसको मान लो लिक्विड कह दें और इसको ग्लास, तो इसका अपवर्तनांक इन्होंने दिया 1.3। तो सूत्र जो होता है 1/f का वो होता है n-1 1/r1 - 1/r2। तो f की वैल्यू f0 जब है हवा में तो समझ लो कि किसी को कुछ नहीं डुबाया गया है, यानी यहाँ पे केवल रहेगा Ng - 1 1/r1 - 1/r2। तो f0 की वैल्यू है 20, Ng की वैल्यू 1.5 = 1/r1 1/r2। तो 1.5 में से 1 घटाएंगे आधा आएगा, उसको इस तरफ लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 बराबर 1/r1 1/r2। इसको समीकरण नंबर 1 कह देना। अगले कंडीशन में जब उसको द्रव में डुबो दिए तो उसको हम Fl कह देते हैं। अब सूत्र बदल जाएगा, वो हो जाएगा Ng/Nl - 1 1/r1 - 1/r2। ये नया सूत्र लगेगा। Fl लिक्विड के अंदर फोकस दूरी निकालनी है, Ng का मान 1.5 है, Nl का मान 1.3 1 और इस पूरे की वैल्यू आ गई है 1/10। इसको सॉल्व करेंगे 1.3 तो 1.5 में 1.3 घटेगा 0.2/1.3 और ये हो जाएगा 1/10। तो ये होगा 0.2/13, ये हो गया 1/Fl की वैल्यू, या Fl की वैल्यू हो जाएगी 13/0.2 या 130/2 या फिर 65 सेंटीमीटर। तो जब उसको लिक्विड के अंदर डुबो देंगे तो उस समय फोकस दूरी 65 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने हल किया सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 के सभी खंडों को। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के पार्ट में आगे के टॉपिक के साथ।